हाँ जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द मंथली करंट अफेयर, जो कि पार्ट होगा हमारे आज की वीडियो का, जिसका नाम होगा इंडियन पॉलिटी और गवर्नर से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। मैं दीपक यादव इस सारे टॉपिक्स को डीपली तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और इसे हर एंगल और हर डीप नॉलेज तक उसे डिस्कस करने की आज हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है ULBS, जो कि अर्बन लोकल बॉडी जिसका मतलब होता है, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ULBS, जो आजकल करंटली न्यूज में देखने को मिला है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन यानी कि CBC, जिसने कोलैबोरेशन को फिट किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के साथ, और ये लोग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें ये लोग ULBs की जो अप्रोच है उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी अक्रॉस इंडिया। तो ये न्यूज़ में किस लिए बना हुआ है, इसके जो लॉन्च होने वाले इसके 3 की इनिशिएटिव्स होंगे इस वर्कशॉप पे, क्योंकि ये लोग एक नेशनल वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस को इनिशिएट करने जा रहे हैं जिसके 3 की पॉइंट्स होंगे। पहला जो इसका की पॉइंट है, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। इसका मतलब होता है ACBP टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ACBP के 6 जो पायलट्स अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो अहमदाबाद में लोकेटेड है, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर और पुणे में ये मौजूद हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड जो की इनिशिएटिव है इस नेशनल वर्कशॉप का, यह है कॉन्फ्रेंसिव टूल किट फॉर द प्रिपेयर ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स ऑफ ULBS for providing the valuable resources and facilitate the growth of the development of urban local bodies। तो ये लोकल को जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक टूल किट्स प्रोवाइड करवाएगा उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की और इनकी एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए। उन्हें हर तरीके के जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस नेशनल वर्कशॉप, और वी कैन से दैट द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अब हम बात करते हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है वो कब कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, और इससे रिलेटेड हम पुरानी बातों को डिस्कस करते हैं। तो हम बात करें इसके जेनेसिस की, तो इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2021 में गैजेटेड पार्ट ऑफ द इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द गैजेट ऑफ इंडिया। इसके बारे में अगर हम बात करें, इस्टेब्लिश्ड एज एन द इंडिपेंडेंट बॉडी विद द कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये एक इंडिपेंडेंट होगी, बॉडी होगी जिसके पास कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव पावर होगी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होगी। इट इज द की कंपोनेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड NPCS-CB मिशन कर्मयोगी। इसके जो कंपोनेंट्स है वो मिशन कर्मयोगी हैं। इसमें जो इन्होंने कंपोनेंट को बिल्ड किया है, जो इसका मेन कंपोनेंट है जिसका नाम है NPCS-CB नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि मिशन कर्मयोगी का एक पार्ट माना जाता है। और इसके अंदर जो सर्विस दी जाएगी वो होगी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग। इसके थ्रू लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी वजह से अर्बन लोकल बॉडीज की जो भी अप्रोच है उसको चेंज किया जाएगा और उस अप्रोच को बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के प्रॉफिट्स हो सके। अब हम बात करते हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, इसका पर्पस क्या है? टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी एंड शेप यूनिफॉर्म अप्रोच टू द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन द कोलैबोरेटिंग एंड को शेयरिंग बेसिस। इसका मेन जो पर्पज है वो कैपेसिटी को बिल्ड करना, कोलैबोरेट को स्ट्रेंथ करना और को शेयरिंग बेसिस पे इसका वर्क है, और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना, शेप करना यूनिफॉर्म अप्रोच को, कि हर जगह पे एक यूनिफॉर्म अप्रोच को फॉलो किया जाए। कंपोजिशंस की अगर बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर्स होंगे। द टर्म एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर शैल बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इन अ ग्रेड ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच अदर रिक्विजिट स्टाफ टू अप्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इनके सेक्रेटरी होंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इनके स्टाफ को टाइम टू टाइम अप्रूवल करके
इन्हें चेंज किया जाएगा और इनकी एलिजिबिलिटी को बदला जाया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा CBC है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, उसकी फंक्शंस और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। Coordinate with the Department of Government for involving the harmonious DCO'd approach to approve the capacity and building share resources. Prepare the annual HR report to on health and the civil services along with the targets of the achievement. थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, अंडरटेक द ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन द गवर्नमेंट। तो पहला जो इसका फंक्शन है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, ये उस कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्मोनियस बिहेवियर को मेंटेन करता है, हार्मोनियस अप्रोच को मेंटेन करता है, और ये प्रिपेयर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज की जो रिपोर्ट है, जो हेल्थ बेसिस पे रहेगी और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड होगी, जो टारगेट को अचीव करने के लिए मददगार साबित हो सकती है। अंडरटेक द ऑडिट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द गवर्नमेंट। तो HR जो ह्यूमंस के जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के साथ अवेलेबल होंगे, गवर्नमेंट को उनकी चीज़ों के बारे में पता होगा। तो ये हमने बात कर ली कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में कि वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, उसके बारे में कि वो कैसी बॉडी है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो जिसके पास कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी। और इसके की कंपोनेंट्स की बात करी, जो इसका की कंपोनेंट है उसका नाम है NPCSCB, जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग्स, जो कि इसमें एक इन्होंने प्रोग्राम जो ऐड किया हुआ है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। और ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग्स। ओके, पर्पज की हमने बात कर ली थी। कंपोजिशन में एक मेंबर होगा, एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स होंगे, और ये 2 मेंबर नोटिफाई किए जाएंगे टाइम टू टाइम। अब अगर हम बात करें अबाउट द अर्बन लोकल बॉडीज, द अर्बन लोकल बॉडीज आर द स्मॉल लोकल बॉडीज दैट एडमिनिस्टर्ड अ गवर्नर इन द सिटी और अ टाउन टू द स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ये एक अर्बन लोकल बॉडी जो होती है वो एक स्मॉल लोकल बॉडी होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेट करती है, गवर्न करती है एक छोटे से टाउन को, जिसका पर्पज होता है एक स्पेशल टाइप का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के जरिए जो एग्जीक्यूट करने की पावर लोकल ऑटोनॉमी को दे रखी है, उनके थ्रू एक स्मॉल पॉपुलेशन को गवर्न किया जा सके और उनके प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट लेवल पर सोल्व किया जा सके। जैसे पंचायत सिस्टम होता है, वो अर्बन लोकल बॉडीज का एक छोटा सा पार्ट माना जा सकता है। अर्बन लोकल बॉडीज इट्स मीन लोकल गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट ना होकर स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है अंडर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दस द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एंड द रेगुलेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज वेरीज अक्रॉस द स्टेट्स। तो हमें ये बिल्कुल देखने को मिलता है कि ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इसके रूल रेगुलेशंस स्टेट टू स्टेट डिपेंड करते हैं और इनके रूल और रेगुलेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग देखने को मिल सकते हैं। अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज के दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में मेंशन किया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसे फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज ए थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम इसमें बात करते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस मेंशन किए गए थे और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज को इस्टेब्लिश करने के लिए 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। पहला नगर पंचायत जो कि ट्रेडिशनल एरियाज में काम करेगी, म्युनिसिपल काउंसिल्स जो कि स्मॉल अर्बन एरियाज पे काम करेगी, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि लार्ज अर्बन एरिया के लिए काम किया करेगी। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की अबाउट लोकल अर्बन लोकल बॉडीज, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, इट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप अ सर्टेन फंक्शन अथॉरिटी पावर कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बॉडीज एंड मेक अ पीरियोडिक इलेक्शन ऑफ देम कंपल्सरी। तो इसने स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करती है। हमने कई जगह पर देखी है जो पावर है वो सेंटर की तरफ टिल्टेड हुई दिखाई देती है, तो ये हमें डिसेंट्रलाइजेशन का एक जीता जागता सबूत दिखाई देता है कि अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन हमें होता हुआ दिखाई देगा। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू ये स्टेट को एम्पावर्ड करता है, वहां पर उनकी फंक्शन को
अप्लाई करने के लिए वहाँ उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है और उनमें टैक्स कलेक्शन की भी पावर देता है, क्योंकि जीएसटी के थ्रू जो टैक्स कलेक्शन की पावर थी वो सेंटर के पास चली गई थी। लेकिन हमें देखने को मिला अर्बन लोकल बॉडीज को अगर एम्पावर्ड किया जाएगा, जिससे जो टैक्स कलेक्शन की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाई जा सकती है। अब हम मेन फंक्शन की बात करते हैं, जो कि पार्ट पॉइंट 4 में मेंशन किया हुआ है। द फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इंक्लूड द अर्बन planning, include the town planning, regulation of land use, construction building, road, bridge, urban poverty and the elevation etc. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो टाउन प्लानिंग की बात करता है, रेगुलेशन ऑफ लैंड की बात करता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इस तरीके के रोड, वो जो चीज अर्बन लेवल पे और लोकल और स्टेट लेवल पे प्रॉफिट देती होगी, तो उस चीज को अर्बन लोकल बॉडीज के ये फंक्शंस होते हैं। और पॉवर्टी को कम करने के जो भी फंक्शन होते हैं उसको अर्बन लोकल बॉडी गवर्न करती है, ये इसके फंक्शंस कहलाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें हमें अर्बन लोकल बॉडीज की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हमें अर्बन लोकल बॉडीज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट्स को बांटा गया है वो 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहला स्टेट लिस्ट, दूसरा सेंट्रल लिस्ट और जो तीसरा है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जो कि एक मिक्स लिस्ट के अंदर आती है। हमने कई दशकों में ये देखा कि सेंट्रल की तरफ पावर ज्यादा टिल्ट होने के कारण सेंटर के पास ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर जो होती है वो ज्यादा पावर और ज्यादा ऑटोनॉमी को एंजॉय कर पाती है। तो हमने ये नोटिस किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ठीक तरीके से मैनेज ना कर पाने के कारण हमें अर्बन लोकल बॉडीज जैसी चीजों को जरूरत पड़ती है। तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं जो अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है, टू डील विद द रीजनल एस्पिरेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल में गवर्न कर रही है वो रीजनल एस्पिरेशंस को गवर्न करने के लिए असक्षम दिखाई देती पड़ती है। तो इसलिए हमें अर्बन लोकल बॉडीज बनानी चाहिए, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑटोनॉमी होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, जिससे वो वहाँ के रीजनल एस्पिरेंट को, रीजनल नीड को कंप्लीट करने की एबिलिटी रखे। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है इंडियन अर्बन सेंटर्स आर कंसिडर इंजन ऑफ द ग्रोथ। दे अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो इधर इन्होंने बोला कि जो इंडियन अर्बन सेंटर्स है उसको कंसीडर किया जा सकता है इंजन की तरह, जो कि हमें ग्रोथ की तरफ ले जाता है, और इसे अकाउंट किया जाता है कि वो 2/3 जो है हमारी कंट्री की ग्रोथ को गवर्न करे, 1/3 जो एरिया है उसको अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन एरियाज पे और स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए, जिससे जो हमारी वहाँ उस एरिया की सोवर्निटी और डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। अगले थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडिया अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू दी ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम 460 मिलियन इन 2018 and nowadays the population become 876 million by 2050। तो ये एक्सपेक्टेड किया गया है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 2018 में 460 मिलियन है, लेकिन जो इनका विजन है वो कहना है कि 2050 तक ये पॉपुलेशन 876 मिलियन तक पहुंची जाई जा सकती है। तो इसलिए अर्बन लोकल बॉडीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखो हमने लेवल पे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो पंचायत जैसी संस्थाएं हैं। तो अर्बन लेवल पे हमने नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलती है। सबसे जो हायर लेवल की होती है वो ट्रांजिशनल एरिया में दिखती है, और स्मॉलर अर्बन एरियाज में दिखती है हमें म्युनिसिपल काउंसिल, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमें लार्जेस्ट अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। ओके, नीड ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज में जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फॉर सक्सेसफुली एंड इफेक्टिव इम्प्लीकेशन ऑफ द स्कीम लाइक स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन एक्सेट्रा। और जिस तरीके से अगर किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना हो तो अर्बन लोकल बॉडीज उसको बहुत इफेक्टिवली
इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि उन्हें लोकल गवर्नमेंट को किस तरीके से गवर्न करना है इसके बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है देन कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि हर स्टेट की, हर कंट्री की और हर रीजनल एरियाज की कुछ स्पेशल आइडेंटिटी होती है, जिसकी वजह से उस एरियाज में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। तो उस बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस उस एरिया के लोग ही समझ सकते हैं, उस एरिया की लोकल अर्बन बॉडी और अर्बन लोकल बॉडीज ही उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकती है। तो अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, स्ट्रीम लाइनिंग प्लानिंग प्रोसेस एंड डिक्लिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, रोल रिलेशंस एंड द अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ मीनिंगफुल शेप लोकल एंड द रीजनल प्लान्स। बिल्कुल सही बात बोली, यही हमने बात करी है, शेप कर देता है ये। इसके अंदर एबिलिटी होती है मीनिंगफुल, जो सच में स्पेशल लोकल लेवल को शेप कर सके और रीजनल प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर्स टू टेक द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, तो अर्बन लोकल बॉडीज की जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में अगर आप बात करें तो उसको लेकर क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। The capacity building scheme for the urban local bodies, it aim to strengthen the local government through the capacity building for better governance and the financial management of articulate in 11th 5-year plan। बिल्कुल सही बात है, अर्बन लोकल बॉडीज की इन्होंने बात करी और इसको इनिशिएट किया था कौन सा 11th 5-year प्लान में। वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है CBUD प्रोजेक्ट, जिसको फंड किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था 2021 में विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन वेलफेयर, जो कि एक डिजिटल रेवोल्यूशंस लेकर आया था, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। और ये शेयर करता था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जो कि 3 पिलर्स बोले जाते हैं हमारे इस अर्बन लोकल बॉडीज के, जैसे पीपल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितनी हमें बॉडीज बनाने की जरूरत होती है। उन बॉडीज को गवर्न करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अर्बन लोकल बॉडीज इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जिससे लोग अर्बन लोकल बॉडीज के जरिए जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करके अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। जो सेंट्रल से स्कीम होती है उन सेंट्रल स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाया जा सके और ग्राउंड लेवल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू एंकर दिस मिशन। तो इस मिशन को एंकोर करने के लिए इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को एस्टेब्लिश किया था। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो कि 1976 में एस्टेब्लिश हुए थे, जो कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लेवल में, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, डिसैमिनेशन पे और अर्बन लोकल डेवलपमेंट और इसकी मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। जवाहरलाल नेहरू National Urban Renewal Mission focused on the efficiency of urban infrastructure and service delivery mechanism, community participate and accountability of urban local bodies and pastoral agency toward the citizen। अब म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बात करें, these financial instrument that municipal corporation and other association body in India issue raise the fund। और ये जो प्रॉब्लम होगी ग्रास रूट लेवल पर ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो चैलेंजेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक इजीली पहुंच सकेंगे, जिससे मैक्सिमम लेवल पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं कि चैलेंज क्या देखते हैं। चैलेंज एसोसिएटेड विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, क्योंकि अगर हम किसी चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उस सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती है। तो उसके चैलेंजेस के बारे में अब हम बात करते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज में हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो, जैसे लैक ऑफ स्किल है, हमें बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं ULBs में,
जैसे दिल्ली के अर्बन लोकल बॉडीज में हमें बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल्स में जितने भी रोजगार हमें देखने को मिलते हैं, वो मैक्सिमम रोजगार हमें जो हरियाणा के लोग हैं उन लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ स्किल जनरेट होती हुई हमें यहाँ पर दिखाई देती है। लैक ऑफ स्पेसिफिक स्किल और स्पेशल एरियाज लाइक सोशल इकोनॉमिकल प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग यहाँ पर हमें कम होती हुई दिखाई देती है। सेम स्ट्रक्चर्स हमें ऑल ओवर स्टेट्स में दिखाई देता है, दिल्ली में हमें मैक्सिमम दिखाई देता है। ट्रेनिंग करिकुला यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो लोकल लेवल पे जो लोग सेलेक्ट होकर आते हैं उनके पास ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग जैसा कोई कल्चर ही नहीं है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर स्किल अपनी इनहेंस कर सकें। जो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन, लोगों के अंदर इस अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में पता ही नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मिलती है और यहाँ पर पार्टिसिपेशन लोकल लोगों का यहाँ पर कम से कम होता है, क्योंकि पॉलिटिकल अप्रोच होने के कारण जो लोकल लोग हैं वहाँ पर हमें अर्बन लोकल बॉडीज में वही देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बोले जो पार्शियल डिमोलिशन का जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट था, उसके जरिए जो गवर्नमेंट की बॉडीज है उसमें हमें लैक ऑफ डिवोल्यूशन और फाइनेंशियल अथॉरिटीज का जो कमी है वो देखने को मिलती है अर्बन लोकल बॉडीज में। हालांकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड किया है, यहाँ पर फुल ऑटोनॉमी देखने को नहीं मिली है कि हमें अर्बन लोकल बॉडीज पूरी तरीके से फाइनेंशियली ऑटोनॉमी इनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन की पावर है वो जीएसटी के थ्रू जो पावर होती है वो सेंटर की तरफ टिल्टेड होती है। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, फॉर द इंस्टेंट पुअर फाइनेंस स्टेट हुज नेम इज बिहार, अर्बन लोकल बॉडीज आर ड्यू टू द डिले ऑफ द रिलीज ग्रांट, inadequate devolution of the fund and delay the revision of the tax rate and the assessment of the land holding। हमने देखे हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज में बहुत सारे स्टेट्स ये दावा करते हैं, ये कहते हैं कि हमें सेंटर से अमाउंट नहीं मिलने के कारण हम अर्बन लोकल बॉडीज में डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। इसका एक जीता जागता एग्जांपल है बिहार। बिहार में यूएलबीज की जो भी प्रोसेस है वो हमें बहुत स्लो डाउन होती हुई दिखाई देती है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज के जो पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसमें सबसे पहला होता है कि वे फॉरवर्ड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से लोगों के इंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्हेंस करना चाहिए इस एरिया में। क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ में अगर हम गवर्नमेंट लेवल को इंट्रोड्यूस करके रखेंगे तो गवर्नमेंट लेवल पे जो लेजीनेस जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, और इस चीज़ को आप नोटिस करोगे अपने एरिया के लोगों के अंदर। तो अर्बन लोकल बॉडीज एक लोकल लेवल पे ऑटोनॉमी देता है स्टेट को कि वो अपनी जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट कर सके लोकल लेवल पे। तो इसमें हमें गवर्नमेंट लेवल को भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर, प्राइवेट सेक्टर को भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि इंगेजमेंट इसमें बढ़ेगा और शॉर्ट टाइम पे मैक्सिमम हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेनिंग इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रेनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोफेशनल लोगों को हायर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर अर्बन लोकल बॉडीज में किसी की आवश्यकता है, किसी भी एलिजिबल कैंडिडेट की जरूरत है, तो उसके जरिए आप एग्जाम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें पहले के समय पे एग्जाम सिस्टम देखने को यहाँ पर नहीं मिलता था। आज के समय पे हमें अर्बन लोकल बॉडीज में एग्जामिनेशन सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन वो भी अभी इस लेवल पे नहीं है कि हमें अर्बन लोकल बॉडीज में वैकेंसीज देखने को मिले और स्पेशल क्वालिफिकेशन मेंशन की जाए, जैसे हर एग्जाम में मेंशन की जाती है। तो अगर हम प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, तो जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जिस लेवल पे, स्पेसिफिक लेवल पे जो म्युनिसिपल डेवलपमेंट पे हमें बहुत बूस्ट देखने को मिलेगा, है ना। अवेयरनेस देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस होगी, लोगों को जनरल अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगे। अवेयरनेस इंक्रीज होगी, मोबिलिटी इंक्रीज होगी, सिटीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और इंश्योर होगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर बिल्ड होना चालू हो जाएगा।
फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे हमने बात की डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो जो पावर होगी वो लोकल गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिक आएगी, और प्रोवाइड द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स, है ना। और अगर हम अगले इस वाले पॉइंट की बात करें, इनहेंस द लोकल इंस्टीट्यूशन एंड एबिलिटी टू एलोकेटेड फंड, लोकल इंस्टीट्यूशन को ये फंड एलोकेट करने की इसके पास पावर आ जाएगी। कन्वर्जेंस की बात करें, the institutionalized structure of the local body enhance the coordination among the local bodies and bring the synergy. It was the indirectly increase the institutional as well as the human resource capacity of the urban local bodies. वही वाली बात करी कि ये कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करेगी लोकल बॉडीज के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इसके हमने क्रिटिसाइज भी पढ़ लिए, वे फॉरवर्ड्स भी पढ़ लिए और चीज़ों को देखा। तो दोस्त अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका जो मोस्ट लेवल पर क्रिटिसाइज देखने को मिले, तो अर्बन लोकल बॉडीज को अगर हद से ज़्यादा एम्पावर्ड कर दिया गया तो जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो बिजनेस, लोकल गवर्नमेंट, लोकल लोगों के जो लोग होंगे वहाँ पर वो मोनोपोली बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मोनोपोली इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पॉइंट में इन्होंने बोला स्किल इम्पेरेबल्स ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग सॉरी, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च एरियाज में इसको बिल्ड किया जा सकता है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्लान है अर्बन प्लानिंग का। तो ये हमारा खत्म होता है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, जो इनमें अगली न्यूज बनी हुई है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है वो हमें देखने को मिला। हाल ही में इंडोनेशिया के जो बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बोला भी था कि इंडिया की पार्लियामेंट में मैक्सिमम लोग जो बैठते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं। तो हम इस आज का जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटी, जो कि हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों बना है। रिसेंटली ये एनालाइज किया गया, जो एमपीज होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, और 2023 में इस वाली जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया। उसमें देखा गया है कि मैक्सिमम एमपीज जो होते हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन और क्रिमिनल जो केसेस होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसके ऊपर हमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट वाज रिलीज बाय द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड द नेशनल इलेक्शन वॉच, और ये जो रिपोर्ट है रिलीज की गई है एडीआर के जरिए और नेशनल इलेक्शन वॉच। एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो इसकी की फाइंडिंग्स क्या है, हमने इस रिपोर्ट के जरिए क्या देखा कि जो एमपीज हैं, जो 40% एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर क्रिमिनल केस हैंगे। ओके, और अगर हम सीरियस केसेस के बारे में बात करें तो 25%, 40% में से 25% जो एमपी है उनके ऊपर मर्डर केसेस जैसे साइन, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप जैसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये इसका जो हमें एमपीज के बारे में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट की जो इन्होंने इस रिपोर्ट में पब्लिश किया है, द स्टेट ऑफ द हायर परसेंटेज ऑफ द एमपीज विद द क्रिमिनल केसेस। तो बात की जाए एमपी जो है वो हायर क्रिमिनल केसेस के अंदर आता है। एमपी के जो हमारे एमपीज होते हैं उन पे, जैसे हम स्टेट्स की बात करें और यूनियन टेरिटरी की, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज देखने को मिलते हैं, केरला, फिर बिहार और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का इसमें नाम क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। तो हम बात करते हैं एडीआर, जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं जिसका नाम है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। असलियत में वो क्या है, आइए अब हम एडीआर के बारे में रीड करते हैं। एडीआर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडीआर जो है, ये एडीआर वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1999 में बाय द ग्रुप ऑफ प्रोफेसर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। Its goal to improve the governance and the strengthen the democracy by continue work in the area of electoral and the political reform. It impact the criminalization of the politics. तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम क्रिमिनल्स को, मैक्सिमम जो क्रिमिनल्स है उन क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स के अंदर रखेंगे तो ये इम्पैक्ट करता है हमारी पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है, द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगा वो करप्शन एंड ट्रस्ट जो है लोगों का वो उसमें से इरोज हो जाएगा। जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें करप्शन हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे और लोगों का जो ट्रस्ट होगा हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर
पार्लियामेंट के ऊपर और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके ऊपर हमें लोगों का जो विश्वास है वो टूटता हुआ दिखाई देगा। इसके इम्पैक्ट है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, अगर मैक्सिमम एमपीज के ऊपर ज़्यादा हमें क्रिमिनल केसेस देखने को मिलेंगे तो इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। अगर हम रैंकिंग की बात करें, जो इंडिया की रैंकिंग होती है 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जो कि करप्शन के लेवल पे माना जाता है। इंडिया में करप्शन 180, मतलब अगर हम नंबर दें तो 85 नंबर पे आता है अलोंग टू द 180 कंट्री। और ये जो रिपोर्ट है ये 2022 की रिपोर्ट है और जो कि पब्लिश की है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, रिपोर्ट बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है ना, इस रिपोर्ट को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोला जाता है और ये रिपोर्ट पब्लिश की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने। आगे बात करें, ऑल्सो व्हेन द पॉलिटिशियन विद क्रिमिनल बैकग्राउंड होल्ड द पब्लिक ऑफिस इट कैन इरोड द पब्लिक ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये बात हमने है ना कर ली थी। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि इस चीज से रिलेटेड क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहले इम्पैक्ट की बात कर ली, दूसरे इम्पैक्ट की अब हम बात करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, it is become the criminal element and gain the control the political party and use of them for their benefits. The inner party democracy also get the adverse impact. तो अगर हम क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो वो पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो हमें इफेक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इट अफेक्ट द वर्किंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एजेंसीज, और ये नेक्सस को बिल्ड कर सकते हैं और क्रिमिनल उनकी टेंडेंसी होती है कि वो वर्क की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की अब हम बात करें, डिक्लाइन द कन्विक्शन रेट एज पर द सुप्रीम कोर्ट एमिस क्योर्स रिपोर्ट 2022, 5097 जो केसेस हैं वो पेंडिंग है लॉ मेकर और अक्रॉस द कंट्रीज, है ना। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अफेक्ट द कंडक्टिंग ऑफ द फ्री फेयर इलेक्शन, जो फ्री फेयर इलेक्शन है उसको वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। हमने जैसे बोला था ये लोगों की पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसको इरोड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्री और फेयर इलेक्शन है वो इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम ये देखते हैं कि मेजर टू चेक द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, क्या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स को चेक करने के कोई मेजर्स है? तो बिल्कुल, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं अगर वो चीज वॉयलेट होती है तो वो क्रिमिनलाइज ऑफ द पॉलिटिक्स के अंदर मानी जाती है। तो जो पहला मेजर्स इन्होंने लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव मेजर हैगा, जो कि सेक्शन 8 के सब क्लोज 3 में मेंशन किया हुआ है, जो कि पार्ट होता है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये कहता है लॉ मेकर सेंटेंस्ड टू एट लीस्ट 2 years ऑफ द जेल रिमेन डिसक्वालीफाई द 6 years अपॉन टू द रिलीज। तो ये बात बिल्कुल इन्होंने बोली है कि सेक्शन 8 जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। ये बोलता है कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की जेल हुई है तो 6 साल तक कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सच एज डिसक्वालिफिकेशन इनेबल द आर्टिकल 102 का जो सब क्लोज 1 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया है वो इस डिसक्वालिफिकेशन को मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी को 2 साल तक जेल होती है तो 6 साल तक डिसक्वालीफाई रहता है इलेक्शन से। विच से द लॉ मेकर कैन बी डिसक्वालीफाइड अंडर द लॉ इनैक्ट बाय द पार्लियामेंट। और जो अगली बात करी इन्होंने, सिमिलरली द प्रोविजंस आर मेंशन इन द स्टेट, है ना। सिमिलरली जो प्रोविजन है वो स्टेट में भी मेंशन है आर्टिकल 191 के सब क्लोज 1 में। तो अगर हम बात करें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की, तो यूनियन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002, सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट द electoral have a fundamental right to know the antecedent of the candidates, which state to right to inform and the right to following freedom of the speech of the expression। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, पीपल ऑफ यूनियन सिविल लिबर्टी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि मेंशन किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ था सेक्शन 33 के बी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में वॉइड देखने को मिलता है। अगला जो केस है जिसका नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2013 का केस है, वो
सेक्शन 4 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को वॉयलेट करता हुआ दिखाई देता है। और पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन जो है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 2018 के केस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी को क्रिमिनलाइज करने का जो रिकॉर्ड था, न्यूज़पेपर में हैंडल करने की जो रिपोर्ट थी, उससे रिलेटेड एक केस गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगला जो हम देखते हैं, राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा, जो कि 2020 का केस है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उससे रिलेटेड ये चीज़ आया था। इससे रिलेटेड वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं, हमें जो लॉ है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होगी। और अगर हम बात बोलें तो इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है, लाइफ टाइम बैन टू द कन्विक्ट फ्रॉम पोल्स, जिनके अगेंस्ट ज़्यादा क्रिमिनल केसेस मेंशन किए हुए हैं उनको लाइफ टाइम के लिए जो बैन कर देना चाहिए पोल से। जितने भी इलेक्शन हैं उनको लाइफ टाइम के लिए बैन किया जा सकता है, जो कि पब्लिश किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये पब्लिशमेंट चला था 2004 से लेकर 2016 तक। इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको हाइब्रिड कर देना चाहिए। जो 117th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो आई थी, जो हाइब्रिड सिस्टम को रिप्रेजेंट करती थी, जिसमें 75% पास्ट जो विमेंस था, जो उन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेने की किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी गई थी। पनिशमेंट ऑफ फाइलिंग द फॉल्स एफिडेविट, तो हमें देखने को मिला है कि कुछ लोगों को अगर किसी की पॉलिटिकल कैरियर को डिस्ट्रॉय करना है तो वो लोग फॉल्स केसेस को भर देते हैं। तो उस फॉल्स केसेस से रिलेटेड भी बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो लीडर्स होते हैं उनके फ्यूचर पे, और उनका जो फ्यूचर होता है, उनका कैरियर होता है, वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इससे रिलेटेड भी एक जो फॉल्स एफिडेविट बनाया जाता है उससे रिलेटेड भी पनिशमेंट हमें देखनी चाहिए, और उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, उन पे भी वर्क करना होगा और अमेंड करने होंगे। हमारे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जरूरत है, और अदर रिफॉर्म्स भी हमें देखने की जरूरत है, जो कि बहुत फास्ट ट्रैकिंग और जुडिशियल प्रोसेस को बहुत जल्दी से, इस जो भी प्रोसेस है उन प्रोसेस को बहुत फास्ट तरीके से डील कर सके।